पाकिस्तान में बकरियों की 90 मिलियन की आबादी है। अगर अकसाम की बात करूं तो पाकिस्तान में 63 अकसाम की बकरियां पाई जाती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के लाइव स्टॉक में यह सबसे तेजी से होने वाला इजाफा है। इनके जो बच्चे हैं ना वो मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में आने चाहिए, ताकि सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से पहले पहले ये बच्चे थोड़े से तकड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं, तो फिर वो मौसम के असरात से बच जाते हैं। इसमें सर मेनली जो अटैक करती हैं वो उसमें पीपीआर है एक डिजीज़, इसमें इंटेस्टाइन्स का एक इन्फेक्शन जिसको एंटेरोटॉक्सीमिया कहते हैं वो होता है। प्लूरोनमोनिया की एक डिजीज़ है वो इसको अटैक करती है। इसको जो मेनली उसकी प्रिवेंशन है वो ये है कि आप वैक्सीनेशन उसकी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प मालूमात पे मबनी है। गोट फार्मिंग यानी कि बकरियां पालना दुनिया का कदीम और मुकद्दस तरीन पेशा समझा जाता है, क्योंकि अक्सर अंबिया भी इस पेशे से मुंसलिक रहे हैं। पाकिस्तान में बकरियों की 90 मिलियन की आबादी है। अगर अकसाम की बात करूं तो पाकिस्तान में 63 अकसाम की बकरियां पाई जाती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के लाइव स्टॉक में यह सबसे तेजी से होने वाला इजाफा है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो सालाना 10 लाख टन मटन का इस्तेमाल करता है। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं खानेवाल के सफारी गोट फार्म पे, जो पाकिस्तान का इंतहाई मॉडर्न और बेहतरीन फार्म है। फार्म के ऑनर से बात करेंगे और कुछ माहिरीन को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। अभी हम सफारी गोट फार्म पे मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है फार्म के ऑनर हमीदुल्लाह खटक साहब ने। उनसे बात करते हैं। खान साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान में टाइम देने के लिए। सर मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम डिस्कवर पाकिस्तान का कि आप मुझे मौका दिया। सर बहुत शुक्रिया। खान साहब, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड बताइए। गोट फार्मिंग कब से स्टार्ट की और क्या मकासद थे? ये कुछ 2014 में मैंने शुरू किया था जी, कोई 10-11 साल पहले। किसी विजिट में मैंने देखा था तुर्की में और थाईलैंड में भी, वहाँ पे ना बकरी छत पे रखी हुई थी उन्होंने। अच्छा, जरा हाइटेड। अच्छा, ये फिर बाद में सर्च करने से पता चला कि इंडिया की जो मद्रास वाली साइड है वहाँ पे भी ये रखी जाती है। अच्छा, अच्छा, तो मेरे ज़हन में ये था कि ये तो मेरे डेयरी फार्म के ऊपर ना छत पे जगह खाली थी, अच्छा, तो मैंने फिर उसको एक ऊपर शेड बनाया, ठीक है, तो वहाँ रखी है। जबरदस्त। तो ये इसी साल हमने इनको नीचे इसलिए उतार दिया कि अब वहाँ पे हमने सोलर इंस्टॉल करवा दिया, अदरवाइज ये इतना अरसा फिर छत पे ही रहेंगी। जबरदस्त। तो खान साहब, कितनी बकरियों से काम स्टार्ट किया था और कितने सरमाए से काम शुरू किया? सरमाया तो इसमें कोई ख़ास नहीं था जी, इतना ज़्यादा नहीं। ऐसे उस वक्त तो बकरियाँ भी सस्ती थी जी, 8-9 थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो गई। असल में मैंने जैसे गुजारिश की ना कि मेरे पास ना इनके रखने की जगह ज़रा हिसाब किताब से ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। बस पर्पज़ इनका मेनली गोश्त ही है हमारा, दूध वगैरह का तो हम नहीं इसमें से करते जी, दूध इनके बच्चों बच्चों को पिला देते हैं। मेन पर्पज़ हमारा एक तो कुर्बानी जी, ठीक है, और दूसरा अगर कुर्बानी के वक्त भी कुछ बिक जाती हैं और वैसे हों तो वो भी बेच बूझ लेते हैं। फिर हमने इनमें थोड़ा सा ना इजाफा किया भेड़ों का। भेड़ों में फिर हमने मुद्रा नस्ल इसमें ऐड की। जैसे कि कैटल फार्मिंग में तो आजकल बड़ी इंपोर्टेड ब्रीड्स पाकिस्तान में आ रही हैं, तो क्या गोट्स में भी कोई इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं जो कि जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? जी सर, पहले तो इसमें पाबंदी थी। मेरा शौक़ था कि एक अफ्रीका की गोट है बोर के नाम से भी, दुबई वगैरह वालों ने भी रखी हुई है। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी रब्ता किया है कि हम आपको उसके सीमन दे देते हैं या कोई तरीकाकार बनाएं। ठीक है, तो पिछले हफ्ते मेरी उनसे एक इनिशियल मीटिंग हो चुकी है। ओके, तो अभी नेक्स्ट वो गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको पता है कि थोड़ा सा देर से मैच्योर होती है, तो जैसे ही वो कुछ मैच्योरिटी होगी तो हम फिर बोयर की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें फिर ये है कि फ़िलहाल तो हमारे पास ना या तो हमने मक्खी चीना जो बीतल ब्रीड में जो है वही पहले सारी टोटली रखी हुई थी, ठीक है,
इस साल हमने एक और तजर्बा किया कि बकरे मार्केट से ख़रीद के कुछ वो भी डाले हैं अच्छा कि देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो वो ग्रोथ रेट माशाल्लाह बेहतरीन आ रहा है। एक आध का थोड़ा सा लूज है, अदरवाइज बहुत अच्छा ग्रोथ रेट। कितना मुश्किल काम है, कितना आसान है, या इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं आपको? सर बकरियों को पालना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये दो ही तरीके हैं, या आप स्टॉल फीडिंग करके इनको रख सकते हैं या ग्रेजिंग पे लेके जा सकते हैं। ग्रेजिंग पे ये है कि फिर लोग कोई सड़कों पे चला रहे हैं, कोई नहरों के किनारे पे। तो हम तो शुरू से ही स्टॉल फीडिंग पे हैं। एक मिथ तो ये थी कि लोग कहते थे कि जी चिराई के बगैर बकरी नहीं रह सकते, वो ख़त्म। पिछले ये 8-9 साल से ये बगैर चिराई के रह रही। ठीक है। दूसरी बात सर ये है कि इनमें जो मैं समझता हूँ जो मुश्किलात हैं ना, वो इनके मेजॉरिटी बच्चे मरते हैं। अच्छा, बच्चे मरने के पीछे एक वजह होती है, जब वो हमें मालूम हो जाए। अक्सरियत को तो मालूम है, जब हम नए थे तो हमें भी मालूम नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला। इनके जो बच्चे हैं ना, वो मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में आने चाहिए, ठीक है, ताकि सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से पहले पहले ये बच्चे थोड़े से तकड़े हो जाए, तैयार हो जाएं। ओके तो फिर वो मौसम के असरात से बच जाए। ओके। अगर कोई फार्मर कोई 15-20 बकरियों से काम शुरू करे तो कितना उसका इसका खर्च होगा मंथली या एनुअल, और कितना वो प्रॉफिट कमा सकता सर है? अगर तो वो स्टॉल फीडिंग पे एक ही जगह पे खड़ा रख के उनको खिला रहा है ना जी, तो एक बकरी जो बड़ी बकरी है वो आम तौर पे 5 से 6 किलो चारा खा जाती है। ठीक है। और ये जो छोटी बाकी मतलब छोटे बच्चे ज़ाहिर है वो थोड़ा खाएंगे। तो इसका जो तो 15-20 वाला लेके अगर वो चराई वराई कराए तो उसके अखराजात तो बड़े नॉमिनल से होते हैं। अच्छा। अगर इनमें मोर्टेलिटी ना आए ना जी, तो फिर तो इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ हो जाती है। अच्छा, बहुत तेज़ हो जाती है मल्टीप्लिकेशन ठीक के लिए। तो ये जब असल में मरते हैं ना जी, तो उस वक्त भी बड़े उस मतलब तेज़ी से अगर कोई आउटब्रेक आ जाए किसी बीमारी का, लेकिन अगर कुछ वैक्सीन्स और बाकी ये चीज़ें अगर प्रॉपरली की जाएं, या बच्चों का मौसम चॉइस किया जाए कि कब पैदा हों, तो फिर ये चीज़ें ना कंट्रोलेबल हैं। ज़बर। अच्छा, इसमें ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है, और एक सेहतमंद और अच्छी नस्ल की बकरी वो कितने बच्चे साल में दे देती है? सर आम तौर पे बकरियां सिंगल, 2 और ट्रिपलेट आम तौर पे ये कर जाती हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि उसकी खुराक कैसी है। अगर कमज़ोर जानवर है तो वो एक बच्चे या 2 से ऊपर नहीं जाता। ठीक है। और अगर उसकी खुराक अच्छी है जो जिस मतलब उस फीमेल की, तो फिर वो बच्चे ज़्यादा भी आ जाते हैं। ठीक है। अब इनकी कोई ख़ास खुराक भी होती है जिससे आप जो है इनका जिसका जी इस तरह है मीट कि क्वालिटी बेहतर जी, हो जी, जाती है जी, और जी, दूध इस की तरह है क्वालिटी कि अच्छी सर होती है? इसको ना जी हम तो हर साइलेज पे पालते हैं। ठीक है। इसमें भी मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट इसके अगेंस्ट है कि साइलेज बकरी नहीं खाती या अच्छा, नहीं रह सकती उस ठीक पे। है। तो ये पिछले 8 साल से साइलेज पे ही हैं। शुरू में हम भी डरे हुए थे कि नहीं साइलेज नहीं डालना, ये वो साइलेज पे ही आएंगे। जानवरों का जो हमारा गायों का जो चारा बचता है TMR, जिसको टोटल मिक्स राशन हम बोलते हैं, तो वो जो बचा हुआ है वो और कुछ थोड़ा सा फ्रेश मिला के तो हम इनको डाल देते हैं। अच्छा तो हमारा ये गुजारा इस तरह ज़्यादा, तो हमारा खर्चा बड़ा नॉमिनल है इन पे जी। अच्छा, और ज़बरदस्त। बकरा एक जो तैयार हो जाए ना जी, वो 1 साल का या 15 माह का 16 माह का जो कुर्बानी भी हम बेचते हैं, वो 1,10,15 हज़ार 20 हज़ार में इजीली चला जाता है। यहाँ पे हम बाई वेट देते हैं, वैसे भी वजन करके देते हैं, वो जितने वजन का ऑफर उस हिसाब से। एक बकरा जो है वो कितना प्रॉफिट दे जाता है आपको? मेरे ख्याल में सर जो मैंने एस्टिमेट किया, चूँकि ये तो मैंने पहली दफ़ा इस साल किया है कि जो जानवर ख़रीद के बाहर से और फिर उसको हम ना प्रॉपरली उसका हर 2 माह के बाद वज़न कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें हमारे जो बकरे हैं वो जो डेली गेन है ना उनका, वो कोई 120 ग्राम 180 ग्राम से लेके 260-65 ग्राम तक डेली गेन कर रहे हैं। डेली कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। इसमें 2-3 ऐसे हैं कि जो बहुत मामूली वज़न गेन कर रहे हैं, उनको हम ना निकाल रहे हैं। अच्छा। मतलब वो दूसरे गोश्त में चले जाएंगे अभी। लेकिन जो कुर्बानी वाले हमारे हैं, तो वो जिनका गेन अच्छा है वो हम उनको रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगर ये परचेज़ करके भी ये किया जाए ना जी, तो 20-25 हज़ार रुपया किसी एक जानवर का मिनिमम प्रॉफिट आप समझे कि मिल जाता है आप। इनकी कॉमन डिजीजेस कौन सी होती हैं और फिर उनका इलाज कैसे करते हैं? बकरियों में आम तौर पे सर एक तो अफारा ज़्यादा आता है, लेकिन जब सब चारा इस्तेमाल हो रहा हो उन दिनों ज़्यादा आ जाता है। दूसरा ये है कि इसमें ये आंतड़ियों की एक बीमारी होती है, नमूनिया। ओके। और इस टाइप की ये जो बीमारियां हैं ना जी, ये इनको जो जानलेवा है इनके लिए, और उससे जानवर मतलब उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। अगर हमारा कोई किसान अगर गोट फार्मिंग में आना चाहता है, किस तरह का बिजनेस है, आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में उनको क्या राय देते हैं?
कोई भी बिजनेस जब आप उसको कर रहे हो और करते जाएं तो इसका मतलब है कि वो आपको बारे में, अदरवाइज कोई भी बिजनेस जो है ना जी वो फिर लंबा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल ऐसे, तो मैं इसको अगर कर रहा हूँ तो इसका मतलब तो यही है कि मुझे बारे में आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। मेरा सबसे बड़ा मसला एक तो ये हाल है कि मुझे जो अपने ज़ाती कुर्बानी के जानवर मेरे वो इसमें से ठीक है, निकल निकल जाते आते हैं। दूसरा कुछ बेच लेते हैं हम, हमारे अखराजात भी उसमें से कवर हो जाते हैं और बाकी जो फीमेल्स हैं वो आगे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं जी, तो प्रॉफिटेबल तो है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर लोग शीप फार्मिंग भी करते हैं। गोड फार्मिंग और शीप फार्मिंग में बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है? इनको पालने के एतबार से, फिर इनकी वैल्यू के एतबार से भी कोई फ़र्क बताइए। भेड़ और बकरी का जो बुनियादी फ़र्क है, भेड़ बहुत इम्यून है बकरी की निस्बत। बकरी अगरचे के 2-2 बच्चे देती, लेकिन उसमें मैंने जैसे बताया ना कि बच्चों की शर्म-आवाज़ बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव ज़्यादा है। सेंसिटिव ज़्यादा है और शर्म-आवाज़ बच्चों में भी ज़्यादा है। ज़्यादा है, ठीक। इसके भेड़ जो है ना जी, ये पालनी निस्बतन बहुत आसान है और इसकी वजह ही इसकी इम्यूनिटी है। ओके। इसमें सिर्फ एक ही है कि इसकी ना ऊन जो है ना इसकी वो 2 दफ़ा उसकी उतारी जाए साल में कम से कम। ओके। अच्छा, जब इसकी ऊन ज़्यादा उतारी जाएगी, 2 दफ़ा में उतारी जाएगी और इसकी खुराक अगर बेहतर हो तो ये 2-2 बच्चे भी देती है। अदरवाइज फिर ये 1 बच्चा देती है और इसका बच्चा बहुत जल्दी वजन गेन करता है और जल्दी जवान हो जाता है। वो तो पैदा इसी- होते चलना भागना भी शुरू कर इसीलिए देता है। कुर्बानी का इनका 6 माह प्लस वाला जो बच्चा है वो कुर्बानी पे लग जाता है, हालांकि बकरा 1 साल का लगता है। ठीक। उस हवाले से भेड़ थोड़ी सी कंपैरेटिवली रखनी आसान है और बेहतर है जी। और प्रॉफिट के एतबार से दोनों का प्रॉफिट के एतबार से रेट बकरे वाला ज्यादा होता है जी, भेड़ का रेट उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। लेकिन अगेन आपका वो बाकी चीजें कवर हो जाती हैं उसके अंदर के, वो जो आपने उसके कि expense कम है। मेंटेनेंस एक्सपेंस आपने कम किया है। ठीक ठीक। अब भेड़ थोड़ी खुराक पे भी अच्छा वो कर जाती, रिजल्ट देती है। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हुजैफा खटक साहब ने, जो कि वेटनेरियन भी हैं और तफारी फार्म फ्रेश के फाउंडर भी हैं। उनसे बात करते हैं। हुजैफा, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। हुजैफा, माशाल्लाह बड़ी यंग एज में एक कंपनी के फाउंडर बन गए हैं। गोड फार्मिंग का शौक कब से है आपको और ये बिजनेस कब स्टार्ट किया आपने? सर बेसिकली जो फार्मिंग गोट फार्मिंग है सर, ये एज ए बिजनेस नहीं था, एज ए शौक था। और ये वालिद साहब का शौक था और पर्पज़ ये था कि ऑर्गेनिक मीट अपने घर के लिए जिस तरह हम उसको यूज़ करें। ग्रेजुअली जिस तरह से रेवोल्यूशन आता गया, डेयरी का भी साथ साथ चलता गया और फिर हमने इसमें जो है वो मक्खी चीनी का एडिशन किया और उसके बाद सर फिर जो है ये ग्रेजुअली बढ़ता गया, ब्रीडिंग की तरफ हम इसको लेके आए और ये फिर एक प्रॉपर बिजनेस बन गया जिस तरह आपके सामने है। अब हमने इसको जहाँ पे आप खड़े हैं, ये इस टाइम आप बायोगैस प्लांट के ऊपर खड़े हैं, अच्छा। जिसकी हमने यूटिलाइजेशन किया है एज ए गोट फार्म। तो अब सर जो है ये आपके सामने है माशाल्लाह। बेहतरीन हुजैफा, चूंकि आप वेटनेरियन भी हैं, जानवरों की हेल्थ के हवाले से बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है हमारे फार्मर्स को। बेहतर फार्म मैनेजमेंट के हवाले से कुछ हमें स्टेप्स बताइए। इसकी खुराक कैसी चाहिए होती है और इसकी देखभाल किस तरह से की जा सकती है? गोट जो है वो बहुत सेंसिटिव आप कह लें स्पीशी है, हम लोग इस चीज़ को नहीं देखते और सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी जो है वो गोट की ही जब ये पार्चुरेट करती है, बच्चा देती है, ठीक है। तो उसके बाद जब उसको आगे पाल के आपने, यानी आपके फ्यूचर का असासा है वो, जी जी। तो उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं प्रॉपर केयर ना होने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज। तो उसके लिए सर सबसे बड़ा रोल है जिसमें वैक्सीनेशन का, आपके फार्म की बायोसिक्योरिटी का है, आपकी मैनेजमेंट का है, आपकी फीड, आपका पानी, ये बहुत बड़ा रोल है इसका। लोग इसको मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो नज़रअंदाज करते हैं इस चीज़ को। साफ़ सुथरी खुराक, साफ़ सुथरा पानी। और उसके बाद सर अब जिस तरह के हमारे देही इलाकों में आप देखते हैं कि लोगों ने ट्रेडिशनली एक रेवड़ रखे होते हैं गोश्त के, अब सर वो उनके पास जो है अब इस चीज़ का नॉलेज उनको नहीं पता होता कि वैक्सीनेशन क्या है, इसको कैसे प्रिवेंशन। इसमें सर मेनली जो अटैक करती हैं वो उसमें PPR है एक डिजीज़, इसमें इंटेस्टाइन्स का एक इन्फेक्शन जिसको एंटेरोटॉक्सीमिया कहते हैं वो होता है। ठीक है। प्लूरोनमोनिया की एक डिजीज़ है वो इसको अटैक करती है। ठीक है। और उसका जो उसको जो मेनली उसकी प्रिवेंशन है वो ये है कि आप वैक्सीनेशन उसकी करें। और सर सबसे ज़्यादा इसमें ये होता है कि सर्दी से इसके जो न्यू बॉर्न जो होगा, जब इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है, उसके बाद जब आपके पास बच्चे आते हैं, उसमें सर आपने उसके न्यू बॉर्न की बहुत ज़्यादा डेलिकेटली आप समझ लेंगे, उसको एक ICU बना लें आप, उसकी एक नर्सरी होनी चाहिए प्रॉपर, उसमें आप इसकी टेक केयर करें, उसको ग्रो करें और जो है वो फिर उसके बाद आप एक बेटर एक गोट फार्मिंग जो है ना आप तरफ जा सकते हैं। बेहतरीन। उससे आप मतलब एक प्रॉफिटेबल गोट फार्मिंग आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये मोर्टेलिटी और ये चीज़ें रहें तो ये कोई अच्छा। हमारे यहाँ एक और चीज़ भी है जो लोग कहते हैं इसमें कि गोट फार्मिंग जो है ये जनाब आपके जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ऐसा नहीं है।
हम कर रहे हैं आपके सामने, वो आप शायद देख सकते हैं जी, जी। सामने, वो जी, जी, नर्सरी है बिल्कुल, और उसमें बिल्कुल। बच्चे हैं, वो बिल्कुल बेहतरीन है। सिर्फ एक इनका जो है ड्राई एनवायरनमेंट आप इनको प्रोवाइड करें, क्योंकि काफ़ी सारे डिजीज़ कॉज करता है जो इसके अंदर आप कह लेंगे ह्यूमिडिटी और बहुत सारे इन चीज़ों का रोल है। एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा इसमें सर जो है मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन में एक वैक्सीनेशन आ जाती है। दूसरा आप टाइमली इनकी डिवर्मिंग करवाएं। एक अच्छी गोट फार्मिंग जो है आप कर सकते हैं इन चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे। गोट्स फार्मिंग का जो बुनियादी मकसद था वो क्या था? सर गोट फार्मिंग जो है बेसिकली 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें सर। दूध भी होता है, लेकिन सर दूध को जो हम मेनली इनका है वो इनके बच्चे जो हैं उन्हीं को हम पिला देते हैं, हम कोई कमर्शियली उसको यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, और सेकेंडली सर ये जो मेनली जो बहुत बड़ी मार्केट है इसकी वो है मीट की। ठीक है। और सर जो मीट है गोट मीट को हम बेसिकली शिवन कहते हैं एक, और जो इसकी मार्केट है ये मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है शिवन की। लेकिन सर जो हमारा पाकिस्तान में जो हम ट्रेडिशनली इसको जो हमारी गोट्स हैं जो ब्रीड्स हैं वो हम करते हैं, उसमें हम कुर्बानी के लिए ठीक है। इनको हाँ जी तैयार करते हैं। कुर्बानी के लिए हम इनको पालते हैं, इनको रेस करते हैं, उसके बाद कुर्बानी पे जाके हम इनको सेल करते हैं। कितने जानवर होते हैं जो आप सालाना बेचते हैं मार्केट में और कितने पैसे कमा लेते हैं? 2 तरह के मॉडल्स हैं इसमें। एक कि आप खुद ब्रीड करवा के जो आपके पास ऑफस्प्रिंग उसका आएगा, जो बच्चा आएगा, आप उसको रेस करते हैं। दूसरा मॉडल इसमें ये होता है कि आप कुर्बानी के फ़ौरन बाद 4 से 5 माह का आप परचेज़ करते हैं मेल, और उसको आप तैयार करते हैं, वो फिर आगे आप जाकर कुर्बानी के ठीक ऊपर है, उसको ठीक सेल है। करते हैं। तो दोनों मॉडल्स पे डिपेंड करता है, हम दोनों मॉडल्स पे काम करें, हम उस पे भी करते हैं और हम बाहर से भी लेके आते ठीक हैं। है। और लेकिन बाहर से लाने के लिए इसमें सर मेन चैलेंज ये होता है कि जब आप भी मार्केट से लेते हैं तो डिजीज़, बायोसिक्योरिटी आपकी कंप्रोमाइज़ हो रही है। ज़ाहिर है जब वो आपके फार्म के प्रेमिसेस में आएगा तो उसके लिए ये होता है कि आप क्वारंटाइन करवा लें उनको, उसके बाद आप उनके प्रॉपर जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं बायोसिक्योरिटी के, SOPs को फॉलो करके आप उसको अपने फार्म में अपने प्रेमिसेस में एंटर कर सकते हैं। उसमें सर ये होता है कि ऑलमोस्ट आजकल आप कह लेंगे 35 से 40 हज़ार के दरमियान आपको एक अच्छा 4 से 5 माह का जो आप कह लेंगे एक बच्चा आपको वो मिल जाता है मार्केट से। उसके बाद आपके पास उसका स्टे जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमम जो है वो 300 डेज़ का होता है, ठीक है। जो वो आपके पास स्टे करके आपके पास खाएगा। और एक एवरेजली एक यौमिया जो एक बकरा आपके पास जो है वो तकरीबन कोई 85 से 100 रुपए के दरमियान उसका TMR का खर्चा है, जो वो TMR टोटल मिक्स राशन बेसिकली इस टर्म को हम कहते हैं। तो जो इसका TMR हमें कॉस्ट करता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 80 से 85 रुपए का जो इसका TMR है वो पर केजी हमें कॉस्ट करता है। और तकरीबन ये कोई एवरेजली आप कह लें कि 25 से 28 हज़ार के दरमियान 300 दिनों में वो हमारे पास खाएगा। और उसके बाद आज आप देख ही रहेंगे जब कुर्बानी पे हम मंडियों में जाते हैं तो 2 तरह की इसमें भी होती हैं कि आप या तो कह लें कि जी इस बकरे का मैं ये रेट है, वो आपसे ले लेता है। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि वेट के हिसाब से जो वेट होगा मतलब 1500 to 1800 रुपीज़ जी। पर केजी ठीक है। आपका लाइव जो है वो सेल हो रहा होता है कुर्बानी के ऊपर। वो डिपेंडिंग अपॉन के खाने वाले की मार्केट का जी, सिनेरियो हाँ, डिफरेंट होगा। आप जब लाहौर किसी का बड़े कुछ शहर और में होगा। जाएंगे तो वो एक कितने different में एक होगा। बकरा सेल हो जाता है मैक्सिमम? सर ये 1,10,000 से लेके 1,30,000 तक ऑलमोस्ट ये एक यानी एवरेज कि फिगर 40-50 हज़ार रुपए एक बकरा प्रॉफिट दे जाता है। जी बिल्कुल। हुज़ैफा, आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि आप चूँकि यंग बिजनेसमैन हैं, साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं, हमारी यूथ को बिजनेस के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर हमारा हर किसी का ही एक एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड ज़रूर होता है। तो सर मेरा जो यूथ के लिए जो पैगाम है वो ये है कि हमारे पास एक जब बैकग्राउंड मौजूद है उसके बाद हम स्टडीज़ के बाद मेनली जो जाना चाहते हैं बाहर के लिए अप्लाई करते हैं कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं। मैं समझता हूँ कि हमारे इस एग्रीकल्चर में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अगर हम इसको सही से यूटिलाइज़ करें। एग्री फार्मिंग में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही मुख्तस रहना है कि हमने सिर्फ गंदम काश्त करनी है, हम और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सिमिलरली सर इसी तरह ये जो लाइफ स्टॉक की फार्मिंग है इसमें भी आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा इसमें अगर आप अपना पोटेंशियल दे तो ये आपको बहुत अच्छा एक हैंडसम ये लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट का बिजनेस है जो गोट फार्मिंग है। जो फार्मर हजरात के जो बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मेरा ये मैसेज है कि वो उनके पास यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, उनके पास सोना है जो कि उनको देखना चाहिए इस चीज़ को। वो अपनी इस फील्ड को कंटिन्यू करके एक बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड भी फार्मिंग का था जी। और मेरा शुरू से ही ये इरादा था कि मैंने आगे वेटनरी में ही जाना है ताकि मैं इसको टेक ओवर कर सकूं और इसके अंदर जो कोई कमी पेशियाँ हैं उनको कि वो जो गैप है वो फिल करके और अच्छे तरीके से एक हैंडसम फार्मिंग की तरफ जो है एक हैंडसम प्रॉफिट जो हमें दे उसकी तरफ हम जाएं। स्पेशली सर वो लोग जो पढ़ लिख के उसके बाद जॉब्स की तलाश में इधर उधर जाते हैं, मेरा उनको ये मैसेज है कि वो एजुकेशन के बाद ना अपने सेटअप को आगे टेक ओवर करें, इसमें एफिशिएंसी लेके आएँ। ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है, हमारी यूथ के लिए भी बेहतर रहेगा और इस फील्ड में पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबरकत काम है, अल्लाह ताला आपका कहीं ना कहीं से पूरा कर देता है। पर्सनली जो है मुझे एक आप कह लें कि मेरी अट्रैक्शन है जानवरों के साथ, मुझे अट्रैक्ट करते हैं और मैं जब से इस काम में आया हूँ
तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ इनके साथ। मुझे सफारी फार्म फ्रेश के हवाले से बताइए कि ये ब्रांड कब स्टैब्लिश किया आपने और कौन कौन सी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं? सफारी फार्म फ्रेश आज से 2 साल पहले हमने जो है ये शुरू किया था। इसमें सर हमने वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहा। अपने ज़ाहिर है आजकल एक्सपेंसेस वगैरह जो उनको मीट करने के लिए एक वैल्यू एडिशन के लिए फार्मर सोचता है, तो उसके लिए हमने ये स्टार्ट किया था। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देसी घी लॉन्च किया जो लोगों को बहुत पसंद आया और मार्केट में अवेलेबल है। डिफरेंट हमारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, ठीक। कराची, लाहौर, ठीक है। फैसलाबाद, मुल्तान, तो आपको वो अवेलेबल है। ऑनलाइन भी हमारा प्लेटफॉर्म है, आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमसे कांटेक्ट करके वो कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस आया उसका हमें। और फर्दर हम उस पे हनी पे और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वाइल्ड अपनी प्योर फॉर्म में, ठीक है। बगैर किसी आप कह लें कि प्रिजर्वेटिव्स ठीक और है। एडिटिव्स के जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक। सून जो है हमारी प्रोडक्ट्स मज़ीद आपको इंशाल्लाह ताला मार्केट में देखने को मिलेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें गोट फार्मिंग पे बात की गई। बहुत सारी अहादीस में इस पेशे को घर और मुआशरे के लिए बाइसे बरकत भी कहा गया है। माहिरीन के बकौल गोट फार्मिंग में अगर इन जानवरों की मुनासिब देखभाल की जाए, इनकी खुराक और माहौल का ख्याल रखा जाए, तो ये इंतहाई मुनाफा बख्श बिजनेस है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर जमान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान।